एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, जो कि हमारा चैप्टर 10 है, क्लास 6 का एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से लिया गया है। इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो जो लास्ट हमने वीडियो देखी थी, तो हमने देखी थी कि जो बच्चा है, ये इस बच्चे को क्या किया गया है, क्लास में सेलेक्ट किया गया है कि ये किसका रोल करने वाला है, समुद्रगुप्त का रोल करने वाला है। ठीक है, तो फिर इसको कहा जाता है कि भाई इसको एक वीणा वगैरह भी बजानी है। तो बच्चा चौंकता है और पूछता है कि भाई म्यूजिशियन कैसे। तो फिर बाद में आपको समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है कि भाई हमें समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चला है ना। समुद्रगुप्त कौन थे, फेमस रूलर थे डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के। तो इनके बारे में हमें अशोकन पिलर इलाहाबाद से पता चला है। हरिसेन ने इनके बारे में वहाँ पे काफ़ी कुछ कंपोज किया हुआ है। इस तरीके से धीरे धीरे हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जो कि प्रशस्ति मतलब जो तारीफ में लिखी जाती थी चीज़ें उस समय, उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था लास्ट वीडियो में। एंड देन फिर हमने समुद्रगुप्त कैसे वॉरियर थे उनके बारे में हमने देखा कि काफ़ी इनके लिए लिखा गया कि इनकी बॉडी जो थी वो घाव से छिदी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। बिकॉज एक योद्धा की जो शरीर है उसको अगर उस पर घाव है तो उसका मतलब वो बड़ा योद्धा था कोई। इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी थी उनके बारे में जो कि आपने लास्ट वीडियो में ज़रूर देखी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। इसके बाद हमने ये देखो इस तरह की जो हमने चीज़ें देखी थी कि भाई मैप वर्क वगैरह भी देखा था। हमने जिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि वंश क्या होते हैं, वंशावली क्या हुआ करती हैं, किन किन की वंशावली के बारे में पता है। जैसे कि हमें समुद्रगुप्त की माता जी का नाम भी पता चला यहीं पे से, है ना, कुमारा देवी था इनका नाम। और दादा परदादा ये महाराज महाराजा, ये सब वर्ड्स के बारे में हमने देखा था। हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा कि ना हर्षवर्धन जो थे वो भी 1400 साल पहले जो थे उन्होंने रूल किया था। ठीक है ना, हर्षवर्धन रूल नियरली 1400 ईयर्स एगो। ये भी काफ़ी अच्छे एक रूलर रहे थे। तो हर्षचरिता में हम इनके बारे में जिक्र मिलता है। और अब जो हम करेंगे वो यहाँ से, ठीक है, चैप्टर को लेके चलेंगे। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशंस प्रशस्ति। तो द पल्लवास एंड चालुक्या वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जिस पीरियड पे हम चल रहे हैं, समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, हम हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, तो उसी समय काल में जो साउथ में रूल कर रहे थे वो कौन थे, वो थे पल्लवास और चालुक्यास। ठीक है, द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल। जो उनका पल्लवास का जो किंगडम था, किंगडम मतलब उनका जो पूरा राज्य था, तो वो कहाँ तक फैला हुआ था कि जो उनकी कैपिटल थी जिसका नाम था कांचीपुरम, वेरी इंपॉर्टेंट, टू दी कावेरी डेल्टा, उस तरफ था ये। तो वो कह रहे हैं कि कांचीपुरम के आसपास इनका पूरा किंगडम ऐसे बिखरा था, एक तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, द किंगडम ऑफ पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास की अगर हम बात करते हैं तो वह सेंटर्ड अराउंड द रायचपुर दोआब। ये रायचपुर दोआब क्या होता है, जहाँ दो नदियाँ मिलती होती हैं, बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा नदी। तो वहाँ पर उनके सेंटर में जो जगह है रायचपुर, वहाँ पर इनका जो है एक तरीके से किंगडम था फैला हुआ। ठीक है, अहोल, द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। अब कैपिटल ऑफ द चालुक्यास आपसे पूछा जा सकता है, जो क्या थी, अहोल थी। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, ये काफ़ी एक रिलीजियस सेंटर की तरह डेवलप्ड हुआ था। विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली राइडेड वन अनदर्स लैंड, ये क्या करते थे, एक दूसरे की लैंड पर फ्रिक्वेंटली अधिकार कर लिया करते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, ये अटैक किया करते थे कैपिटल सिटीज़ पर, विच वर प्रॉस्पर्स टाउन, तो ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे टाउन्स। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशन सेकेंड, जो सबसे बढ़िया चालुक्य रूलर था वो कौन था, पुलकेशन सेकेंड था। ठीक है, सबसे बढ़िया बेस्ट नोन, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बेस्ट नोन चालुक्य रूलर कौन थे, तो पुलकेशन सेकेंड थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है भाई, जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी ना, जो तारीफ वाली चीज़ें सब लिखते थे, कंपोज होते थे, कोर्ट में जो पोएट किया करते थे, उनसे पता चलती हैं। तो पुलकेशन द्वितीय के बारे में हमें किसके प्रशस्ति से पता चलता है, जो कंपोज की गई थी उन्हीं के कोर्ट में पोइट थे रवि कीर्ति जी, उनके द्वारा पता चलता है। तो ठीक है, चालुक्य के बारे में हमें रवि कीर्ति जी के बारे से पता चलता है। चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशन सेकेंड, द बेस्ट नोन चालुक्यास रूलर पुलकेशन द्वितीय के नाम में। चालुक्य जो रूलर थे उनमें नाम है पुलकेशन। ठीक है, तो उनके बारे में, तो दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और इसी में ही हमें उनके पूर्वजों के बारे में भी पता चलता है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन, और 4 जनरेशन तक पीछे से उनके बारे में लिखा है। किसने लिखा, रवि कीर्ति जी ने। ठीक है, फ्रॉम हिज फादर टू सन, पूरा जनरेशन तक जनरेशन उन्होंने लिखी। पुलकेशन द्वितीय की पूरी जनरेशन के बारे में उन्होंने लिखा था, 4 जनरेशन पीछे तक के लोगों के बारे में लिखा था। तो पुलकेशन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। एक्चुअली पुलकेशन को जो
हम कहते हैं ना, इनको जो राज्य मिला था वो किससे मिला था, इन्हें इनके राज्य जो पूरा मिला था वो इनके अंकल से मिला था बेसिकली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति जो पोइट थे उनके अनुसार अगर हम बात करें, ही लेड एक्सपेक्टेशंस अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। इन्होंने मतलब दोनों तरफ एक तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभियान चलाए थे ना। वेस्ट की तरफ भी देखो, कोस्ट क्या होता है, समुद्र का किनारा। अब यहाँ ये भारत का है समझो, तो यहाँ तो समुद्र के किनारे है ना, इसके भारत कुछ इस तरीके से बना हुआ है समझ लो। तो ये कोस्ट हैं, ये पूरे समुद्री किनारे हैं ये। तो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट हो गया, ये वेस्ट कोस्ट हो गया, ठीक है। बिसाइड्स ही चेक्ड दी एडवेंस ऑफ हर्षा। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले। अब हर्ष के बारे में ना काफ़ी कुछ हर्ष के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी एक पोएम में वर्ड्स दिए कि हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। हर्षा का क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। एक पोइट ने क्या कहा, द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, अब हर्ष हार गए थे, तो हारने के बाद क्या कहा गया कि हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब अब वो हर्ष जो है वो खुश नहीं है, हर्ष नहीं है उनको, क्योंकि वो हार गए हैं। तो पुलकेशन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग। पुलकेशन ने क्या किया था, जो चालुक्य वंश के पुलकेशन थे ना, उन्होंने अटैक किया था किस पे, पल्लवा किंग पे। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, और उन्होंने जो ये पल्लवा किंग थे, इन्होंने फिर शरण ली थी कांचीपुरम की एक वॉल के पीछे जाके। बट द चालुक्यास विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन चालुक्य देखो यहाँ तो जीत गए, चलो है ना, पल्लवा किंग से जीत गए, लेकिन इनकी जो विक्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा लंबी चली नहीं, शॉर्ट लिव्ड रही बस इनकी विक्ट्री। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स। अब देखो आप देखो, चालुक्यास आए, चालुक्यास ने पल्लवास को हराया। अब चालुक्यास ने पल्लवास को हराया तो पल्लवा खत्म, पल्लवा का भी बहुत ज़्यादा चला नहीं, मतलब चालुक्यास का भी अब उसके बाद बहुत ज़्यादा चला नहीं रूल, तो फिर दोनों ही खत्म हो गए धीरे धीरे करके। और फिर नए रूलर्स आने लगे बिलोंगिंग टू दी राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी। फिर चालुक्यास और पल्लवास के बाद यहाँ पर इन्हीं जगहों पर राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी आ गए थे, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th। तो हम चोला और राष्ट्रकूटा के बारे में 7th के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। हाउ वर द किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। अब ये जो पूरे इतने बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, इनमें जो पूरा राज्य संभालने का जो ऑफिस वर्क होता है बेसिकली वो कैसे होता था। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, जिस तरह से अगर हम बात करें पुराने राजाओं के बारे में, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। भाई देखो आज भी तो हमारी गवर्नमेंट जो है हमसे टैक्स लेती है ना, और टैक्स लेती है तो फिर हमारे सारे काम करती है, रोड्स बनवाती है या स्कूल्स खुलवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, सारे काम इसी तरीके से होते हैं। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि उस समय भी लैंड से रेवेन्यू लिया जाता था, है ना। तो रेवेन्यू लेना मतलब एक तरीके का टैक्स ही हो गया, तो लैंड रेवेन्यू लेना। एंड विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गांव होते थे वो बेसिक यूनिट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन की। बेसिक यूनिट क्या होते थे ये पूछा जा सकता है। देयर वर सम ऑफ द न्यू डेवलपमेंट एज वेल, कुछ नए नए डेवलपमेंट भी हुए उस समय। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। राजा जो होता था ना, कोशिश ये करता था कि किसी तरीके से जो है, जो नामी ग्रामी आदमी होते हैं ना, उनके साथ जो है थोड़ा पावरफुल लोगों के साथ संबंध बनाए जाएं, है ना। अब देखो आज भी तो ऐसा बोलते हैं ना लोग गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है कुछ बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट करती है। बेसिकली देखो बड़े बड़े लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं कैसे, कि पावर होती है उनके पास, पैसा होता है उनके पास, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पावर और पैसा दोनों ही बहुत लगते हैं। तो क्या होता है, देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल। किंग अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन। राजा ने अडॉप्ट किए थे कई सारे स्टेप्स विन करने के लिए, सपोर्ट की। भाई सपोर्ट मिल जाए उसे पावरफुल लोगों का, इधर इकोनॉमिकली पावरफुल लोग हों, मतलब पैसे से पावरफुल लोग हों, सोशली मतलब समाज में जिनका दबदबा हो, जिनकी बात लोग सुनते हों। तो राजा भी सोचता था कि अगर मान लो कि एक आदमी इकोनॉमिकली पावरफुल है तो वो पैसे से हमें मदद करेगा बेसिकली, और अगर सोशली पावरफुल है तो फिर हमें कैसे मदद करेगा, सामाजिक रूप से हमें उससे उसकी मदद मिल जाएगी। और बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। अब देखो क्योंकि राजा ये सोच रहा है कि इकोनॉमिकली और सोशली लोग जो हैं उनको थोड़ा साउंड रखा जाए, अपने साथ रखा जाए, अपने साथ मिला के रखा जाए, तो क्या कुछ इसका रिजल्ट ये आया बेसिकली कई बार कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी उस समय राज्य की, इंपॉर्टेंट पोस्ट समझ लो कामकाज की, वो हेरिडिटरी होने लग गई। मतलब एक बेटा नहीं, एक पिता, फिर उसके बाद उनकी गद्दी बेटे को मिल जाती थी, फिर बेटे की गद्दी फिर उसके बेटे को मिल जाती थी, कुछ इस तरीके का ये किस्सा चलने लगा। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरीश सेन जो थे वॉज आ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे लाइक हिज फादर। तो देखो जो हमारे हरिसेन थे ना, उनके पिता भी जो थे महादंडनायक थे, और जिसे हम बोल सकते हैं चीफ जुडिशियल ऑफिसर, है ना। चीफ जुडिशियल ऑफिसर का काम क्या रहता था भाई, मुख्य न्याय अधिकारी हम कह सकते हैं, न्याय दिलाना लोगों को। तो फिर इनके बेटे को भी ये पोस्ट मिल गई, तो हो गए ना हायरार्की के हिसाब से देना।
हेरिडिटी के हिसाब से, ठीक है, हायरार्की नहीं, हेरिडिटी के हिसाब से देना कि वो पिता की गद्दी बेटे को दे दी गई। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस, ऑफिसेस का मतलब यहाँ पद है ना, कई पोस्ट, एक आदमी को मल्टीपल पोस्ट दे दी जाती थी कई बार। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बिसाइड्स बीइंग अ महादंडनायक, हरिशेन वॉज अ कुमारामात्य, तो कुमारामात्य भी थी। अब कुमारामात्य क्या है? हरिशेन वॉज अ कुमारामात्य मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी रहे ये। देखो, एक तरफ तो इन्हें महादंडनायक की उपाधि मिल रखी है, राइट, दूसरा इन्हें कुमारामात्य की भी उपाधि मिल रखी है। अब महादंडनायक के रूप में ये क्या कर रहे हैं? ये मुख्य न्यायाधिकारी के रूप में काम भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से। और अब जब कुमार आदित्य का मीनिंग का होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी है किस चीज़ के, एंड संधि विग्राहिक, संधि विग्राहिका का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो एक आदमी को मल्टीपल पोस्ट दी गई ना, तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं। बीइंग इंपॉर्टेंट मैन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैन थे, प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासक के प्रमुख व्यक्तियों से इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है ना। हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बात बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, है ना, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व एक तरीके से था। दीज इंक्लूड द नगरा सृष्टि और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, इनका सब जगह चलता था काफ़ी ज़्यादा। और द सार्थवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट के एडवांस, द प्रथम कुलिक या फिर चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, ठीक है। बेसिकली देखो आपको क्या समझा जा रहा है यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मैन, उनके अलावा जो ऊपर आपको बता रखा है, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबिलिटी हैड अ सेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चलती थी, और कौन कौन थे? उनमें आ जाते थे नगर संधि विग्राहिक आ जाते थे, जो कौन होते थे? नगर संधि विग्राहिक, चीफ बैंकर होते थे, मर्चेंट्स ऑफ द सिटी होते थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और वहाँ पर और कौन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था? सार्थवाहा, जो कि व्यापारियों के जो काफिले होते थे ना, लीडर ऑफ द मर्चेंट्स हुआ करते थे ये। तो सार्थवाहा लीडर हुआ करते थे मर्चेंट्स के, व्यापारियों के, कारवांस के, काफिलों के, उनके पूरे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे व्यक्ति उस समय। प्रथम कुलिक, ये बहुत मुख्य जो है शिल्पकार जो हुआ करते थे, क्राफ्टमैन हुआ करते थे, इनका भी बहुत चलता था। एंड हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, तो इनकी भी अपनी अपनी अच्छी सी पोजीशन हुआ करती थी। तो दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव, ये पॉलिसीज काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहीं, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स। शुरू में ये सब राजा के अधीन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ये जो है काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होने लग गए, तो फिर इन्होंने अपना अपना किंगडम खुद इंडिपेंडेंट बना लिया था। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नए प्रकार की आर्मी की बात करेंगे तो लाइक अर्लियर रूलर्स, पहले रूलर्स की तरह ही सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। भाई जैसे पहले के रूलर्स जो थे वो अपनी अच्छे से आर्मी को मेंटेन करते थे, ऐसे ही बाद के जो रूलर्स आए उन्होंने भी अपनी आर्मी को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया। उनके पास क्या होते थे? एलिफेंट्स होते थे, उनके पास चैरिट्स यानी कि रथ हुआ करते थे, कैवेलरी और फुट सोल्जर्स भी उनके पास हुआ था। कैवेलरी होता है घोड़े पे सवार वाले, और फुट सोल्जर्स होते हैं जो पैदल सैनिक चलते हैं, तो ये सारे भी हुआ करते थे जो बाद के राजा है। जैसे पहले के राजा के पास ये सारी पावर्स हुआ करती थी, उनके पास एलिफेंट्स भी हुआ करते थे, उनके पास घुड़सवार भी हुआ करते थे, उनके पास पैरों से चलने वाले जो हैं सोल्जर्स भी हुआ करते थे, चैरिट्स रथ पे बैठने वाले भी होते थे। तो बिसाइड्स दीज वो मिलिट्री लीडर्स, इनके अलावा सेनापति हुआ करते थे, मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे, हु प्रोवाइड द किंग विद द ट्रूप्स, और ये राजा को सेनाएं प्रोवाइड कराया करते थे व्हेन एवर ही नीडेड देम। तो सेनापति का क्या काम था कि जब भी राजा को सेना की ज़रूरत हो तो सेना को प्रोवाइड करा दिया जाए। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। लेकिन ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ना, ये वाले जो आर्मी में चल रहे हैं समय, जो हमारे सेनापति हैं, मिलिट्री लीडर्स जैसे हम कह सकते हैं, तो ये जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको ना रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। तो फिर क्या मिलता था? ये काम क्यों करते थे? तो इंस्टेड सम ऑफ दैम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, इनको लैंड ग्रांट कर दी जाती थी। बेसिकली कहा जाता था ये वाला जो इतने बीघा ज़मीन तुम्हारी, उतने बीघा ज़मीन तुम्हारी। अब इस बीघा ज़मीन पे काम तो कोई और ही करता है ना, तो राजा एक्चुअली ये सब राजा के अंडर में आ रहे हैं, तो कहते थे कि ये लैंड तुम्हारी, तो इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो राजा को ना देकर तुम रख लेना, ठीक है। तो दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स। इस रेवेन्यू को वो यूज़ करते थे सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली सेनापति का काम है सेना को बनाना। तो सेना को बनाने के लिए चाहिए पैसा,
तो जब भी सेनापति सेना प्रोवाइड करता था तो ये और उनको लैंड दे दिया करते थे, कहते थे ठीक है तो अपनी और सेना बढ़ाओ और इसी से इनके खर्चे भी चल जाते होंगे। एंड हॉर्सेज ये सब मैं ना मेंटेन करते थे, सोल्जर्स को हॉर्सेस को प्रोवाइड करते थे इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर, मतलब इक्विपमेंट यानी कि हथियार प्रोवाइड कराना। तो ये लोग हथियार वगैरह भी, भाई युद्ध होगा तो हथियार तो चाहिए ही, तो वो भी प्रोवाइड कराया करते थे। दीज मेन्स वर नोन एज समंथास। तो इन लोगों को हम किस तरह से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं समंथा के नाम से। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जब भी राजा जो है कमज़ोर पड़ जाता था तो समंथास ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो समंथास क्या ट्राई करते थे कि अब हम इंडिपेंडेंट हो जाए, इनके राजा के अधीन ना रहें बेसिकली। जिसके हाथ में पावर, कहते हैं ना जो पावरफुल हो रहा है बस वो छा रहा है, बस वही वाली बात आ गई। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, तो साउथ के किंगडम में, राज्य में सभाएं कैसी होती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। असेंबलीज यानी कि सभा। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। तो इंस्क्रिप्शंस जो गुदा हुआ है ना पल्लवास के बारे में, उसमें बहुत सारी असेंबलीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत सारे प्रकार की सभाएं हुआ करती थी। लोग कलेक्टिवली बैठते होंगे और बातें करते होंगे। किस बारे में, क्या सभाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। दीज इंक्लूड्स द सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स। एक सभा के बारे में लिखा हुआ है ब्राह्मणों की सभा, जो लैंड ऑनर्स, ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की सभा होती थी उनके बारे में लिखा हुआ है। दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज़ विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन। तो इसमें क्या होता था, सब कमिटीज, उप समितियाँ भी बनाई जाती थी, ठीक है। तो असेंबली फंक्शन करती थी थ्रू सब कमेटी के द्वारा। तो कमेटी के नीचे सब कमेटी, और इस सब कमेटी का काम क्या होता था, इरिगेशन के काम को देखती थी। भाई है ना, सिंचाई अच्छे से हो रही है खेतों में, नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर सही से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मतलब खेती के काम सही से हो रहे नहीं हो रहे हैं, मेकिंग रोड्स, सही से रोड्स बन रही है नहीं बन रही हैं, लोकल टेम्पल्स जो हैं वो किस सही तरीके से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो इनके बारे में हमें पता चलता है। तो ठीक है, पहला सभा आपको समझ आई कि पहली सभा कौन सी है, ब्राह्मण लैंड ऑनर्स की सभा, ठीक है। और इनके नीचे कौन आता है, सब कमेटी आती है। सब कमेटी वगैरह उनका काम क्या होता है, इरिगेशन यानी सिंचाई का काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, खेती का काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर रोड सही से बन रही है नहीं बन रही है, मंदिर सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज। तो उर, अब एक और सभा आती है हमारे पास, उर। तो ये क्या है, उर जो है विलेज असेंबली है, गांव की असेंबली है। विलेज असेंबली फाउंड इन द एरियाज विद द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण। एक तरफ तो ब्राह्मण वाली पढ़ ली हमने और एक तरफ पढ़ रहे हैं अब हम नॉन ब्राह्मण वाली, ठीक है। द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। नगरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसकी, मर्चेंट्स की। तो मर्चेंट्स अब यहाँ पर अपनी सभा कर रहे हैं, मर्चेंट्स वाली। तो इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट्स। तो इन सभाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है, इन सभाओं को कंट्रोल करते हैं बड़े पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट्स। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। और मेनी ऑफ दीज, ये जो लोकल असेंबलीज हैं ये तो कंटिन्यू चलती रही थी, सेंचुरीज तक इनका फंक्शंस चलता रहा था, 100 सालों तक एक तरीके से ये फंक्शन करती रही थी, अपना काम करती रही थी। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, अगर हम बात करें कि उस ज़माने में ऑर्डिनरी पीपल कैसे रहा करते थे, वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स, हमें ओकेजनली मतलब लोग कैसे हुआ करते थे झलक मिल सकती है ऑफ द लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल की फ्रॉम द प्लेज। उस समय क्या होता था, लोग प्ले वगैरह लिखा करते थे, आज भी लिखते हैं, आज के जो व्यक्तियों के बारे में लिखे जाएंगे प्ले, वो आगे आने वाली जनरेशन काफ़ी कुछ पढ़ेगी उसके बारे में। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी प्ले लिखे जाते थे। तो उन प्ले को हम पढ़ के हम ये समझ पाते हैं कि उस ज़माने के लोग जो थे वो कैसा जीवन व्यतीत करा करते थे, एंड अदर अकाउंट्स मतलब और चीज़ें भी कैसी हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें हमें प्ले से पता चलती हैं। कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेस। तो कालिदास के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि कालिदास जो थे वो बहुत बड़े, मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े चीज़ें लिखी हैं, प्लेस वगैरह लिखे हैं, डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। और उन्होंने डिपिक्ट किया है ज़िंदगियाँ कैसी हुआ करती थी, किंग के कोर्ट में लोग कैसे रहा करते थे, क्या हुआ करता था। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट द किंग नॉट मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि वहाँ पे कोर्ट के बारे में बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग फीचर क्या बताया अबाउट दिस प्लेस में इज़ दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। तो कालिदास के प्ले से हमें ये पता चला कि उस ज़माने में जो राजा हुआ करते थे और राजा के ज़माने में जो सभा हुआ करती थी, जो ब्राह्मण उसमें से होते थे वो लोग मोस्टली संस्कृत में बात करा करते थे। वाइल जबकि जो औरतें और मैन हुआ करते थे वो किस भाषा में बात करते थे, राजा के अलावा हम बोल सकते हैं तो ब्राह्मण वगैरह एंड किंग और ब्राह्मण को छोड़कर बाकी लोग प्राकृत भाषा में बात करा करते थे।
ठीक है। तो राजा और ब्राह्मण संस्कृत भाषा, और अगर हम बात करते हैं कि विमेन और जो भी राजा के अलावा जो भी आदमी होते थे और ब्राह्मण को छोड़कर मतलब, तो बाकी लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। इस मोस्ट फेमस प्ले कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आप इसको ना ज़रूर देखना, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला की कहानी है, लव स्टोरी है एक, लेकिन बहुत प्यारी है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन किंग नेम दुष्यंता एंड द यंग विमेन, जिनका नाम था, वुमेन थी शकुंतला। तो शकुंतला और दुष्यंत बेसिकली ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। दुष्यंत ने क्या कहा, शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी और कहा, जब शकुंतला ने दुष्यंत से कहा कि आप जो है राजा हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, आप मुझे भूल जाएंगे, तो राजा ने कुछ ऐसा मुझे रफली याद आ रही है, राजा ने अपनी अंगूठी दी और कहा कि अगर मैं कभी तुम्हें भूल भी गया तो इस अंगूठी को देखकर जो है वो मैं तुम्हें याद आ जाऊँगा, नहीं तुम मुझे याद आ जाओगी। कुछ इस तरह का रफ मुझे याद आ रहा है। लेकिन क्या होता है, शकुंतला से किसी क्योंकि कोई इनको श्राप वगैरह देता है, ये अंगूठी खो जाती है और राजा जो है इनको श्राप मिलता है कि वो तुम्हें भूल जाएगा जिसकी याद में तुम गुम हो। तो जब ये भूल जाते हैं तो फिर ये कुछ ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास उनकी दी हुई कोई चीज़ है तो वो तुम्हें मतलब जब माफ़ी मांगते होंगे तो साधु महात्मा बोल देते होंगे तुम्हारे पास जो उनकी चीज़ है उसको देख के वो तुम्हें वापस से याद आ जाएगी तुम उनको। तो जब लेकिन अंगूठी तो खो जाती है, एक मछली खा लेती है ये अंगूठी, और जब मछुआरे को वो मछली के पेट में से अंगूठी मिलती है, राजा के महल में लेके पहुंचता है, फिर वो जब राजा दुष्यंत उसको देखते हैं तब उन्हें वापस से शकुंतला के बारे में चीज़ें याद आती, वरना वो भूल गए थे शकुंतला को। ऐसी कुछ रफ स्टोरी मुझे याद आ रही, मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, आप ज़रूर पढ़ना, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन द प्ले। अब हम यहाँ पर देखेंगे फिशरमैन के बारे में क्या बता रखा है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, फिशरमैन को जैसे मैंने बताया आपको अभी, तो एक रिंग मिलती है। फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग, एक फिशरमैन को एक बहुत ही प्रीशियस, क्योंकि वो राजा दुष्यंत की थी रिंग, बहुत ही प्रीशियस बहुत ही कीमती एक रिंग मिलती है, विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। ये जो अंगूठी है इन्होंने शकुंतला को दी होती है, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वॉलोड बाय अ फिश। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से, क्योंकि पानी में गिरी होगी तो फिश ने जानबूझ के तो नहीं, बट एक्सीडेंटली उन्होंने वो फिश ने खा ली थी। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस, अब जो मछुआरे को जो फिश मिलती है उसने काटा हुआ तो उसको अंगूठी मिली। अब अंगूठी लेकर ये पहुंचता है राजा के पैलेस पर, पहुंचता है मतलब राजा के महल पे पहुंचता है आदमी। तो जो गेटमैन होता है वो क्या करता है, एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुमने ये राजा की जो है अंगूठी चुराई है। तो पहली बात तो कितना ख़राब इसके साथ बिहेव किया गया, तो राजा की अंगूठी लेके जा रहा है अंदर और इस पे गेटमैन ने एक तरीके से इल्ज़ाम लगा दिया। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉज रादर रूड, वो तो और भी ज़्यादा रूड होता है। हाउ हैवर द किंग वॉज हैप्पी, राजा बहुत खुश होते हैं जब अंदर सब पहुंच जाते हैं। व्हेन ही सॉ द रिंग, जब वो रिंग उनको दिखती है तो बड़े खुश होते हैं। एंड सेंट अ रिवॉर्ड फॉर अ फिशरमैन, और उस फिशरमैन के लिए रिवॉर्ड भेजते हैं। देन द पुलिस ऑफिसर एंड जो गेटमैन होता है वो डिसाइड करता है टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड, कि भैया मछुआरे को रिवॉर्ड मिला है तो हम जैसे हम कहते हैं हमारी जो पुलिस है कितनी बदनाम है, कहते हैं कि भाई चीज़ें नहीं पहुंचने देती, जबकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते कहीं पर। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया है कि जैसे गेटमैन है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो बड़ा खराब भ्रष्ट दिखाए हैं, और क्या दिखाया है कि भाई वो किसी तरीके से शेयर लेने की कोशिश करते हैं रिवॉर्ड में से। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और सोचते हैं कि जो फिशरमैन है अगर हम इसको शराब पिलाने ले जाएंगे तो शराब के नशे में हम इससे कुछ जो भी इसको इनाम मिला है वो ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। द चाइनीज़, अब हमें एक और किस्सा देखने को मिलता है। द चाइनीज़ पिलग्रिम, एक तीर्थ यात्री आता है जिनका नाम होता है फाशियन। ठीक है, फाशियान। अब ये हिंदी मैंने एनसीईआरटी से नाम चेक किया है, फाशियान, इसको श्योर लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। नोटिस्ड द प्लाइट ऑफ दीज दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल। अब इन्होंने क्या नोटिस किया था, एक तीर्थयात्री आए थे फाशियान, इन्होंने उस ज़माने के लोगों जो अनटचेबल्स के साथ वो जो ट्रीटमेंट वो किया करते थे उसको देखा था बाय हिज हाई एंड माइटी। तो ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हिज हाई एंड माइटी, अपनी ताकत से बेसिकली कितने खराब ढंग से अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अनटचेबल से तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि इनको ना शहर के बिल्कुल बाहर रखा जाता था। उस समय बहुत ज़्यादा थी ये प्रथा कि अछूत है, ये अछूत है, वो अछूत है। तो गांधी जी आए तो उसके बाद तो बहुत कम हुई है, लेकिन उसके पहले तक तो बहुत ज़्यादा थी, हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा थी। ही राइट्स, सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड। उस ज़माने में ये तक चीज़ें थीं कि अगर कोई अनटचेबल जिन्हें कहा जा रहा है वो अगर शहर में एंट्री करें, मार्केट में आ भी जाए, पहले तो आपको शहर के बाहर रहना है, रहना ही नहीं अंदर,
आपको आना भी पड़ जाए शहर में तो आप लकड़ी का टुकड़ा बजाते हुए आएंगे इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, और अपने आप को सेपरेट रखने की वजह से लोगों से, सो दैट हियरिंग द साउंड, जब वो आप लकड़ी का टुकड़ा बजाएं तो लोग उस साउंड को सुन लें एंड नो व्हाट इट मीन्स, एंड समझ जाएं कि इसका मतलब यही कि आप आ रहे हैं, अवॉइड करें आपको टच करना एंड ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है, आपके संपर्क में भी ना आए, मतलब आप उनके सामने भी ना आए, बेसिकली अछूत, इतना ज़्यादा मतलब अछूत वछूत मानते थे उस समय, बेवकूफ़ वाली बातें थी, ठीक है। आज ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, राइट। पढ़ाई किस लिए कर रहे थे, इसीलिए तो कर रहे हैं कि दिमाग में इतनी परिपक्वता आ जाए, ये समझ आ जाए कि मनुष्य मनुष्य होता है, अछूत वछूत कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। एंड बाणभट्टा प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो बाणभट्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं एक विविड पिक्चर, मतलब है ना, बहुत अच्छे से हम उनके बारे में पढ़ पाएंगे आप आगे, पिक्चर किंग की आर्मी कैसी थी ऑन द मूव जब वो चलती थी। तो बाणभट्ट ने हमें बहुत अच्छे तरीके से एकदम तरीके से हमारे सामने एकदम पिक्चर आ जाएगी अभी जब हम नीचे पढ़ेंगे कि किंग की आर्मी कैसी वो करती थी। हमने पढ़ लिया लोकल पीपल कैसे होते थे, ये सब ऑर्डिनरी लोग। अब हम पढ़ेंगे कि बाणभट्ट के द्वारा हमें बताया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि राजा की आर्मी कैसी होती थी, या उस समय क्या होता था जब राजा की आर्मी आती थी। द किंग ट्रैवल्ड विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जब राजा चलता था, ट्रैवल करता था, तो उसके पास बहुत सारे एनॉर्मस अमाउंट में, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, अगर हम बात करें वेपन्स की, हथियारों की, इसके अलावा भी वो थिंग्स ऑफ डेली यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती थी डेली यूज़ की, जैसे कि पॉट्स हुआ करते थे, पैन्स हुआ करते थे, फर्नीचर हुआ करता था, गोल्डन फुट स्टूल्स यानी कि सोने के पायदान हुआ करते थे, फूड हुआ करता था इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। भाई राजा चलता था तो उसके साथ ये सारे जानवर भी चलते थे, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सब कुछ कैरी करके सब लेके जाते थे साथ में। कैरिड ऑन कार्ट्स, ये कार्ट्स बैलगाड़ियों पर चूँकि लोडेड होती थी, ऑन द पैक एनिमल्स, मतलब पूरे जो जानवर हैं बैलगाड़ियों को खींच के लेके जाते थे, सच एस कैमल्स होते थे, एलिफेंट्स होते थे, तो सारे सामान को जो ढो रहा होता था, कैमल, एलिफेंट, बाकी एनिमल्स वगैरह ढो के राजा के साथ लेकर चला करते थे। दिस ह्यूज आर्मी वाज अकम्पेन्ड बाय म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स। और ये आर्मी जो थी ऐसी नहीं चल रही होती थी, इनके साथ अकम्पेन्ड मतलब साथ में कौन चल रहे होते थे, म्यूजिशियंस चल रहे होते थे, ड्रम बजाते हुए, है ना, एक तरीके का जैसे होता है ना प्रोसेशन टाइप, जुलूस टाइप जैसा है चल रहा है। एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स, कुछ जो है ये हॉर्न्स, ट्रम्पलेट्स, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये बजाते हुए चला करते थे, ड्रम्स, हॉर्न्स, ट्रम्पलेट्स, ये सब बजते हुए चलते थे। तो विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे। और रास्ते में जब ये जाते थे तो विलेजर्स को क्या होता था, सत्कार करना हुआ करता था इन लोगों का। दे केम विद गिफ्ट्स और कर्ड्स। अब क्या होता था, रास्ते में जब ये जाते थे तो विलेजर्स, गांव वाले जो होते थे, इनके लिए गिफ्ट लाया करते थे, इनके लिए दही लाया करते थे, इनके लिए गुड़ लाया करते थे, इनके लिए फूल लाया करते थे, एंड इन्हें प्रोवाइड करते थे, जो जानवर इनके साथ हैं उनके लिए चारा प्रोवाइड करते थे, ठीक है। फॉर द एनिमल्स दे ऑल्सो ट्राइड टू मीट द किंग। ये लोग कोशिश भी करते थे गाँव वाले राजा से मिला जाए, एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स, और राजा के सामने कोशिश की जाए अपनी जो उनकी जीवन की जो व्यथाएँ हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो बताने के लिए। एंड पिटिशंस बिफोर हिम। पिटिशंस का मतलब क्या होता है, पिटिशन का मतलब होता है अनुरोध की, राजा जी आप हमारे लिए ये कर दीजिए, रिक्वेस्ट एक तरीके की, ठीक है। तो ये सब कोशिश करते थे राजा से मिलने के लिए, उससे कुछ शिकायतें थी तो कुछ अनुरोध थे। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। जो आर्मी होती थी ना, लेकिन अपने जब ये लोग आर्मी वाले पूरे निकल जाते थे ना, तो अपने पीछे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी छोड़ के जाते थे। अब डिस्ट्रक्शन क्यों होगा, राजा की आर्मी निकली तो डिस्ट्रक्शन क्यों होगा। तो कई बार क्या होता था, एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल्ड डाउन द हर्ट्स ऑफ द विलेजर्स। जब हाथी इतने सारे निकलते थे तो कई बार जो इनकी झोंपड़ियाँ हुआ करती थी ना, वो पूरी कुचल डाल देते हैं हाथी, जो गांव वालों की झोपड़ियाँ होती थी। एंड द ऑक्सन योक्ड टू द कारवंस ऑफ द मर्चेंट्स रैन अवे स्केयर्ड बाय द ट्रम्पलेट। होता क्या था, व्यापारियों के जब काफिले राजा के साथ निकलते थे तो उसमें जो भी उनके जुते हुए बैल होते थे, बैल जो होते थे, इस हलचल के भरे हुए माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। अब भागेंगे तो डेफिनेटली घर वर तोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे, बर्बादी करेंगे, खेतों में घुसेंगे, तो इसलिए बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एज बाणभट्ट सेज, बाणभट्ट ने कहा, द होल वर्ल्ड वॉज स्वॉलोड अप इन द डस्ट। और जब ये राजा की आर्मी निकला करती थी, इतने बड़े लेवल पे निकला करती थी, इतना लेकिन डिस्ट्रक्शन भी होता था कि ऐसा लगता था सब कुछ धूल में, एकदम सब जगह धूल छा गई, पूरा वर्ल्ड जो है वो धूल में हो गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और ये बिल्कुल लास्ट हमारा पैराग्राफ है। दैट्स इट, बस हो गया, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये। फाइंड अरेबिया एंड मैप 6। अरब को देखिए आप कहाँ पर है मैप 6 में। ऑल्दो इट वॉज अ डेजर्ट, भाई हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अरब जो है वो क्या, यद्यपि ये एक रेगिस्तान है। इट वॉज एन हब ऑफ अ कम्युनिकेशन फॉर सेंटर्स, लेकिन ये एक यातायात का बहुत बड़ा सेंचुरीज तक ये सेंटर रहा।
हब रहा हम कह सकते हैं। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड। अरब के जो व्यापारी हैं और जो सेलर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, सेलर कौन होता है, नाविक वगैरह, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इन द सी ट्रेड में बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, है ना। बीच में इंडिया और यूरोप के ट्रेड के बीच में अरब के जो सेलर्स थे और मर्चेंट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा एक रोल अपना अदा किया। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया, अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया, जो लोग अरेबिया में रहते थे, वर्दा, वो कौन थे, वो थे बेदुइन। ठीक है, बेदुइन्स होते थे पेस्टोरल ट्राइब, मतलब घुमक्कड़ कबीले, मतलब घुमक्कड़ मतलब जो घूमने वाले ग्रुप हुआ करते थे, इस तरह की ट्राइब होती थी, जगह जगह घूमती थी। डिपेंडिंग मेनली और कैमल्स पे डिपेंड करते थे अपने, और अपने जो भी हार्डी एनिमल्स, जो इनके कठोर एनिमल हुआ करते थे उन पे, और कुछ सर्वाइव इन द डेजर्ट, और इस तरीके से वो डेजर्ट में सर्वाइव करा करते थे। ठीक है, समझ के कौन होते थे भाई अरब में, और कौन रहा करते थे, ये कौन है, बेदुइन, बेदुइन्स रहा करते थे। कौन होते थे बेदुइन्स, पेस्टोरल ट्राइब, घुमक्कड़ कबीले होते थे, यानी जगह जगह घूमते थे इनके ग्रुप। और ये कैसे वहाँ सर्वाइव कैसे करते थे, अपने जानवरों के बूते पर, जो कैमल्स होते थे या जिनके मजबूत जानवर होते थे उनके बूते पे। तो अराउंड 1400 साल पहले की बात है, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू रिलीजन को जिसका नाम है इस्लाम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस्लाम को कब और किसने इंट्रोड्यूस किया था। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने इस धर्म को इंट्रोड्यूस किया था, इसके पहले इस्लाम नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इस्लाम इन अरेबिया लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वॉज अ रिलीजन, जैसे कि भी क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ऐसे ही इस्लाम जो है वो अरब में एक रिलीजन है। अब तो बहुत फैल गया, खैर उसके बाद से ये इस्लाम वॉज अ रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी। इस्लाम जो है किस चीज़ पर स्ट्रेस डालता है, इक्वालिटी पे, कि सब लोग बराबर हैं, यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। और इस्लाम ये मानता है कि भाई सभी लोग जो हैं अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। द वन सुप्रीम गॉड, अल्लाह कौन है भाई, वन सुप्रीम गॉड है। हियर इज़ अ वर्ड्स फ्रॉम द कुरान, यहाँ पे कुरान की एक वर्स है, बेसिकली इस वर्स को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें यही बताया कि सब लोग बराबर हैं, सब आदमी औरतें सब बराबर हैं। ठीक है, विद 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड करते हैं टू द नॉर्थ अफ्रीका। फिर 100 ईयर्स में अगर हम बात करते हैं, विद इन 100 साल में ही इस्लाम जो है कहाँ कहाँ फैल गया, वो अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में, इंडिया में, सब जगह ये धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया। इसको धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा फैल गए। अरब जो सेलर्स थे हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नाउ ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद दैम। भाई ये लोग क्या थे, सी से जहाँ भी जाते थे इनका धर्म भी इनके साथ जाएगा। तो इस तरह से धर्म काफ़ी फैला। और अब सेलर्स जो थे कंसीडर्ड सिंध अबाउट 300 कॉन्क्वर्ड, उन्होंने जीत लिया था सिंध को, अबाउट अरब के सेलर्स ने, ठीक है, सोल्जर्स ने 1300 साल पहले, जो कि पाकिस्तान है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। तो अरब के सोल्जर्स ने वो जगह जीती थी, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, कब, 1300 साल पहले। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हाँ जी, चलो जी, चैप्टर हो गया हमारा फाइनली खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और फिर क्लास पूरी जो 6th क्लास के बच्चे उन्हें बता देती हूँ, पूरी क्लास 7th भी मैं अच्छे से पूरी बनाने वाली हूँ, सो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।